एक शीतल नाम की महिला, जो कि देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, बाकी इसके साथ साथ बेहद तेज तर्राक, बेहद होशियार। उसकी दो कपड़े की दुकानें रहती, जिसकी देखरेख वो स्वयं करती, और साथ ही उसके दुकान में सैकड़ों मजदूर रहते, जिनके जरूरतों से लेके उनके तनख्वाह और उनकी काम करने की शैली को सब पे शीतल की नजर रहती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन शीतल जैसे ही अपने दुकान पे जाती, एक लड़के पे उसकी नजर पड़ती है, और जब उस लड़के पे उसकी नजर पड़ती है, कुछ ऐसा करते हुए देखती, जिसके बाद शीतल उससे कहती कि 10 मिनट के बाद तुम मेरे कमरे पे पहुंचो। इसके बाद जैसे ही वो लड़का शीतल के कमरे पे पहुंचता है, शीतल उसे सोफे पे बैठने के लिए कहती है कि मैं अभी वॉशरूम में हूं, नहा रही हूं, मैं अभी आ रही हूं तो तुमसे बात कर रही हूं। इसके बाद जैसे ही शीतल वॉशरूम से निकलती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। तो आखिर क्या होता है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को लेकर मैं आप लोगों से रूबरू हुई, बेहद रोचक होने वाली है और बहुत ही बड़ी सीख देके जाने वाली। देखिए, हर कोई हर किसी पे अक्सर बातों में आके भरोसा कर लेता है, पर इस कहानी में क्या ये भरोसा कायम रहता है या टूट जाता है, और तमाम सीखें मिलेंगी। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारी यही कोशिश रहती है कि रोज आप लोगों तक नई कहानी लेके आऊं, और रोज शाम के 7 बजे आप लोगों तक मैं कहानी पहुंचाने की कोशिश में लगी। तो इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है मोतिहारी, और इसी मोतिहारी की रहने वाली शीतल। शीतल जितनी ही देखने में खूबसूरत, उतनी ही दिमाग की तेज तर्रार। शीतल के पति का नाम रघु होता है। रघु की उम्र 48 साल, और जो शीतल है उसकी उम्र 42 साल। बाकी जैसे ही शीतल थोड़ा अपने काम को समझने बूझने लगती, वैसे ही रघु इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, और इन दोनों की एक बेटी जिसका नाम नेहा होता है। नेहा की उम्र 20 साल। जैसे ही रघु इस दुनिया को छोड़ के जाता है, अब नेहा और पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी जो है वो शीतल के कंधों पे आ जाती है। बाकी शीतल इस चीज से थकती नहीं, हारती नहीं, अपने आप को असहाय नहीं महसूस करती है, क्योंकि वो दिमाग की बड़ी तेज होती है। पति के रहते ही बिजनेस पे सारे काम संभालना सीख चुकी रहती है। अब दोनों दुकान की जिम्मेदारी, वर्करों की जिम्मेदारी, साथ ही घर चलाने की जिम्मेदारी, सब कुछ अपने कंधे पे उठा के कुशल महिला की तरह सब कुछ करने लगती है, सब कुछ देखने लगती है। वक्त गुजरते रहता है। बाकी कहते हैं कि एक अकेली महिला, एक अकेली औरत, जिसको कहीं ना कहीं पुरुष की जरूरत पड़ी जाती है, बाकी ये हिम्मत नहीं हारती, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती है, पढ़ाई लिखाई करवाती है। और साथ ही अब शीतल को कहीं ना कहीं ये चिंता सताने लगती है कि बेटी की शादी करनी, जिसके लिए वो लड़के के तलाश में लग जाती है। बाकी इसको
मनचाहा लड़का मिलता नहीं। तभी इसकी नजर में एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम मोहित होता है, पेशे से इंजीनियर होता है, देखने में हैंडसम होता है। शीतल पहले तो उस लड़के को पसंद करती है, इसके बाद उसके घर वालों से बात करती है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। मोहित के घर वाले भी तैयार होते हैं और मोतिहारी जिले में ही 20 किलोमीटर दूरी पे एक गांव लगता है जहां का रहने वाला मोहित। अब नेहा की शादी मोहित से हो जाती है और जब नेहा दुल्हन बन के मोहित के घर चली जाती है तो इधर घर में अकेली अब शीतल रह जाती है। पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, बेटी ससुराल चली गई, शीतल अकेली हो गई। बाकी फिर भी शीतल हिम्मत नहीं हारती, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो हर कोशिश करने लगती है और ज्यादा वक्त अपने बिजनेस पे ना लगाने लगती है, ज्यादा वक्त अपने दुकान पे देने लगती है और इन्हीं सब में मन लगाए रहती। बाकी जब भी घर आती तो घर के सारे कामकाज वो अपने हाथों से करती। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़ों की सफाई करना, सारे काम वो स्वयं से करती। सोचती कि अगर जो थोड़ा शरीर थक जाएगा तो आराम से नींद आ जाएगी। अब ऐसा गुजरते रहता है। एक दिन शीतल सब्जी खरीदने के लिए सब्जी के ठेले पे जाती है। तभी उसकी नजर सब्जी बेचने वाले पे पड़ती है। एक लड़का जिसकी उम्र 23 से 24 साल, उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़का बताता है कि मेरा नाम मैडम राजेश है। वो कहती है कब से ये काम कर रहे हैं। राजेश कहता है कि मैडम मैं तो ये काम 2 सालों से कर रहा हूं। शीतल कहती है देखने में तो बेहद पढ़े लिखे लगते हो, तेज तर्राक हो। तो कहता है कि हाँ मैडम पढ़ा लिखा तो हूं, पर नौकरी नहीं मिल पाई। परिवार की जिम्मेदारियों के चलते कोई भी काम करना ही पड़ता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब शीतल उसकी बातों को सुन के बड़ी खुश होती है और कहती है कि ऐसा है कि अगर जो तुम बुरा ना मानो तो मेरी बहुत बड़ी 2 दुकानें जहां सैकड़ों लोग काम करते और एक खास जगह खाली है। अगर जो तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगी और इतने पैसे तुम्हें दूंगी जिससे कि तुम्हारे परिवार का गुजर बसर बढ़िया से हो सके। राजेश बड़ा खुश होता है, कहता है कि मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। अब इस पे शीतल हंसते हुए अपने पर्स से अपनी विजिटिंग कार्ड को निकालती है, इसको देती है, कहती है कि कल 10 बजे मिलो। शीतल अपनी बड़ी सी कार में बैठती है, वहां से चली जाती है। इसके बाद अब अगला दिन आता है और जैसे ही सुबह के 9:30 से 9:45 होते, राजेश जो कि वक्त का पक्का वक्त पे पहुंचता है शीतल के घर। दरवाजा खटखटाता है। शीतल उसको बुलाती है, बैठाती, चाय पिलाती है। इसके बाद कहती है कि अब ऑफिस के लिए मैं निकल ही रही थी। गाड़ी में बैठाती है, गाड़ी खुद ड्राइव करती, लेके उसको दुकान पे पहुंचती, उसको दुकान का काम समझाती और सबसे यही समझाती है कि नया वर्कर है, इसके अंडर में सबको काम करना है। आज से इस दुकान की देख रेख की जिम्मेदारी इसकी होगी। अब इसके बाद शीतल फिर अपने काम काज में लग जाती है। वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही 5 से 6 दिन का वक्त गुजरता है, शीतल कहती राजेश से कि राजेश तुम 10 मिनट के बाद हमारे कमरे पे मिलो। राजेश बिना सोचे समझे कहता है कि जी मैडम। इसके बाद शीतल वहां से चली जाती। अब 10 से 15 मिनट के बाद राजेश शीतल के मकान पे पहुंचता है और दरवाजे की वेलिंग बजाने की कोशिश करता है। तब उसे समझ में आता है कि दरवाजा तो खुला ही। दरवाजा खोल के भीतर जाता है। शीतल मैडम को आवाज देता है। शीतल कहती है कि सोफे पे बैठ जाओ, अभी मैं वॉशरूम में हूं, नहा रही हूं। राजेश बैठ जाता है। बाकी शीतल जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है, टॉवल लपेटी हुई, और वो अपने बालों को झटकते हुए राजेश की तरफ देखती और देखते ही जो टॉवल पहनी रहती है उसको छोड़ देती। अब एक जवान लड़का जिसके सामने एक नग्न अवस्था में एक औरत खड़ी है। राजेश अपनी पलकों को नीचे कर लेता है क्योंकि वो एक नौकर था, एक वर्कर था। इस पे शीतल कहती कि गजब के इंसान हो, सामने इतनी खूबसूरत चीज पड़ी हो और तुम निगाहें झुकाए बैठे हुए। राजेश को समझने में बात देर नहीं लगती, फिर भी वो अपनी नजरें नीचे करके बैठा ही रहता है। शीतल उसके करीब जाती, उसका हाथ पकड़ती और एक कमरे के भीतर लेके जाती और राजेश के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती।
कुछ देर में राजेश भी अपने आपे से बाहर होता है और शीतल के साथ जो नहीं होना चाहिए था वो होता है। दोनों एक कमरे में, अब दोनों नग्न अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देते, शारीरिक संबंध बनाते। अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इधर शीतल अब राजेश को कहती है कि ऐसा है कि तुम आओ, क्यों नहीं मेरे कमरे पे ही, एक कमरे में रहो, मेरे रूम पे, मेरे मकान में ही। राजेश भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब जी खोल के शीतल उस पे पैसे लुटाने लगती है, बड़ी बिजनेसमैन थी। राजेश को भी क्या चाहिए था, परिवार के लिए पैसों की जरूरत, और उसकी जरूरत शीतल पूरी कर दे रही थी। सब कुछ अच्छा चलने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। अब शीतल की एक तरह से पूरी जिम्मेदारी राजेश के हाथों में हो जाती है, और इधर शीतल भी खुश, राजेश भी खुश, सब कुछ बढ़िया। तभी एक दिन नेहा का फोन आता है और नेहा कहती है कि माँ, मैं तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए रहने आना चाहती हूँ। अब शीतल अपनी बेटी को कैसे मना करती, बाकी उसे तो पता था कि राजेश को मैंने घर पे रखा है। फिर भी वो नेहा को कहती है ठीक है आओ। नेहा आती, और जब नेहा आती है तो शीतल का अब राजेश से मिलना जुलना बंद हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार पा रहे थे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। अब इधर शीतल भी बेचैन, उधर राजेश भी बेचैन, दोनों परेशान थे। दोनों की परेशानी अब जब असहनीय होती है तो एक दिन शीतल रात के लगभग 12 बजे उठती और चुपके से राजेश के कमरे में जाती, दरवाजा बंद करती, और जैसे ही राजेश शीतल को देखता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अब दोनों फिर से फिजिकल होते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। बाकी इसी बीच में नेहा की नींद खुलती, देखती है कि माँ घर पे नहीं, कमरे में नहीं। सोचते है किसी काम से माँ गई होगी या वॉशरूम गई होगी, टहल रही, वो सो जाती। बाकी अक्सर 1-2 दिन के बाद ऐसा हो रहा था कि शीतल अपने बेड से गायब। नेहा जब इस बात को देखती तो एक दिन रात को उठती और शीतल अब इस राजेश के कमरे में होती। दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, उनकी आवाजें बाहर तक आ रही होती। अब नेहा उठती और इन आवाजों को सुनते हुए जब देखती कि तो राजेश के कमरे से आवाज आ रही है तो करीब जाती है। और चूंकि अब नेहा को बचपन से पता रहता है कि कौन नजारा कहां से क्या दिखेगा, वो एक खिड़की के फाक से झांकती है, देखती है कि उसकी माँ और राजेश दोनों नग्न अवस्था में आपत्तिजनक स्थिति में, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे। जब इसको देखती है तो नेहा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है और साथ ही चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब शीतल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। अब जल्दी जल्दी कपड़े पहनती, दरवाजा खोलती, नेहा को चुप कराने की कोशिश करती है। तब तक आस पड़ोस के लोग भी, रात का समय था, सब लोग सोचते हैं कि औरतें, कोई दिक्कत ना। अब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। तभी शीतल नेहा को पकड़ के कोने में लेके जाती है। शीतल अपनी माँ को धमकाती है कि पापा के जाने के बाद तुमने जो किया ठीक नहीं किया। इस पे शीतल कहती है कि मेरी इज्जत की धज्जियां ना उड़ाओ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। इस पे नेहा कहती है कि मैं पुलिस में फोन करूंगी और तुम दोनों को फंसाऊंगी। इस पे शीतल कहती है कि मेरी इज्जत, मेरा बिजनेस, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है कि इस लड़के को फंसा दो। नेहा पुलिस को फोन करती, कहती है कि मेरे घर में जो वर्कर मेरा नौकर रहता है वो चोरी कर रहा था, चोरी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस अब औरतों के कहने पे तुरंत आती और इस लड़के को गिरफ्तार करती, थाने ले जाती। और जब थाने ले जाती है तो जो राजेश है वो कितना भी पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों की सहमति से हुआ, हम दोनों की राय से हुआ। शीतल मैडम मुझे इतने पैसे दी, वो मुझे दुकान पे रखी और वो खुद से मुझे इस काम को करने के लिए कही। मेरी अकेले की कोई इसमें साझेदारी नहीं है, मैं अकेले जबरदस्ती नहीं कर रहा और मैं चोरी तो किया नहीं। अब लाख कहता है, बाकी कहते हैं कि गरीबों की साहब तो इस दुनिया में कोई सुनता ही नहीं है। दोस्तों मित्रों, राजेश की किसी ने सुनी नहीं। राजेश को तो जेल भेज दिया जाता है। अब वक्त के हाथ में है कि राजेश अपनी बेगुनाही साबित कर पाता है, जेल से बाहर आ पाता है या नहीं आ पाता है। पर यहाँ
कहते हैं कि तेरिया चरित्र भगवान भी नहीं जानता। वही खेल राजेश के साथ हुआ। एक तो गरीब, ऊपर से किस्मत का मारा, ऐसे जगह पे काम। कुछ दिनों तो सब कुछ मिला, ऐसो आराम मिला, रुपए पैसे मिले, बाकी ये ऐसो आराम जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को आहत किया जाए, किसी को परेशान किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वाकई में राजेश को सजा मिलनी चाहिए या सजा शीतल को मिलनी चाहिए? शीतल ने जो राजेश के साथ किया क्या सही था? और राजेश ने जो शीतल के साथ किया वो सही था? नेहा ने जो फैसला लिया क्या वो सही था? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी साझा करिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं, आप लोगों से बता सकूं, अपने और भी दोस्तों से बता सकूं कि जो हमारे सपोर्ट करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, वो लोग यहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो इसलिए अपने इलाके का नाम साझा करिएगा अपने नाम के साथ। किसी का जन्मदिन हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, वो भी साझा करिएगा, ताकि मैं सबके समक्ष आप लोगों को विश कर सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।